नमस्कार विद्यार्थियों। चौथा पाठ अपना पूरा हो चुका था। आज हम इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक का नया पाठ जानेंगे, पाठ नंबर 5। आज अपना पाठ नंबर 5 चलेगा। 5वें पाठ का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। तो आज हम 5वां पाठ उपनिवेशवादी आक्रमण इसके बारे में जानेंगे। तो आप सब ध्यान दें। पाठ का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। इस पाठ में हम उपनिवेशवादी आक्रमणों के बारे में जानेंगे। आक्रमण का मतलब आप सब जानते हो, उपनिवेशवादी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक समय में भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे, जिनकी वजह से भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी स्थितियों में भारी बदलाव हुआ था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। तो भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण किसने किए, कब हुए और उनके परिणाम क्या निकले, इन सब बातों से संबंधित कंप्लीट जानकारी हम इस पाठ में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं उपनिवेशवादी आक्रमण का मतलब क्या होता है वो। तो देखो, उपनिवेशवादी आक्रमण का मतलब होता है उपनिवेश बनाने के लिए किए गए आक्रमण। उपनिवेशवादी आक्रमण का मतलब होता है उपनिवेश बनाने के लिए किए गए आक्रमण। उपनिवेश बनाने के लिए किए गए आक्रमणों को उपनिवेशवादी आक्रमण कहते हैं। अब यहाँ उपनिवेश का मतलब क्या होता है तो वो देखो आप। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बनाना या अधिकार करना। देखो, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बनाना या अधिकार करना। तो इसका सीधी और सिंपल परिभाषा क्या होगी? किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने या उस पर अधिकार करने के लिए किए गए आक्रमणों को ही उपनिवेशवादी आक्रमण कहते हैं। तो ये है इसकी सिंपल परिभाषा जो आप ध्यान रखें। उपनिवेशवादी आक्रमण का मतलब होता है कि कोई भी दूसरा देश किसी अन्य देश पर, कोई भी दूसरा देश है जो किसी अन्य देश को गुलाम बनाना चाहता है या उस देश पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए वो देश उस पर आक्रमण करेगा, उस पर अधिकार करने के लिए। इन आक्रमणों को क्या कहा जाता है? उपनिवेशवादी आक्रमण। किसी देश द्वारा किसी अन्य देश को गुलाम बनाने या उस पर अधिकार करने के लिए जो आक्रमण किए जाते हैं उनको ही उपनिवेशवादी आक्रमण कहते हैं। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे उपनिवेशवादी आक्रमण किसे कहते हैं। इसकी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है आपके सामने, तो इस परिभाषा को आप नोट करें और याद कर लें, उपनिवेशवादी आक्रमण किसे कहते हैं। तो इस पाठ में हम उपनिवेशवादी आक्रमणों में यही जानेंगे कि अपना भारत देश था, इस भारत देश को गुलाम बनाने के लिए या भारत देश पर अधिकार करने के लिए
कुछ देशों ने पुराने समय पर इस पर आक्रमण किए थे। उन आक्रमणों से संबंधित कंप्लीट डिटेल, पूरी जानकारी इस पाठ में हम जानेंगे। तो देखो, अपने भारत देश को गुलाम बनाने के लिए या उस पर अधिकार करने के लिए एक समय में कुछ देशों ने भारत पर लगातार आक्रमण किए थे। उन आक्रमणों को उपनिवेशवादी आक्रमण कहते हैं और उन आक्रमणों से संबंधित कंप्लीट जानकारी हम इस पाठ में जानेंगे। तो अच्छा पाठ है। इस पाठ में आपको भारत के पुराने समय के बारे में जानकारियां मिलेगी। पुराने समय किन किन देशों ने भारत पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए थे, क्यों किए थे, फिर उन्होंने आक्रमण किए तो उसका परिणाम क्या निकला, वो सफल हुए कि नहीं हुए, ऐसी समस्त जानकारियां इस पाठ में हम जानेंगे। अच्छा पाठ है। इस पाठ में आपको जानने को मिलेगा कि प्राचीन समय पर भारत पर कौन कौन से औपनिवेशिक आक्रमण हुए थे, किन किन देशों ने किए थे। औपनिवेशिक आक्रमण का मतलब यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको इस पाठ को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। औपनिवेशिक आक्रमण का मतलब यही होता है, जैसे कि ये कोई देश है और ये कोई देश है, ये देश इस देश को गुलाम बनाना चाहता है या इस पर अधिकार करना चाहता है, तो ये इस पर आक्रमण करेगा। अब केवल यही देश नहीं, जैसे ये देश भी है, ये देश भी है, ये देश भी है, ये देश, ये पांचों देश इस देश पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, इसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि इनको फायदा हो, इनको कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसीलिए इस पर अधिकार करना चाहेंगे। तो ये देश इस देश पर अधिकार, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ आप ध्यान दें। ये पांचों देश इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं या इस पर अधिकार करना चाहते हैं, तो ये इस पर आक्रमण करेंगे। इन आक्रमणों को क्या बोला जाएगा? औपनिवेशवादी आक्रमण। तो अपने भारत की कहानी बिल्कुल सेम यही थी। भारत काफी धन संपन्न देश था, तो पुराने समय में यानी मुगलों के बाद में, ये घटना कब हुई? मुगलों के बाद में, जब भारत में मुगलों का राज चल रहा था। जब तक मुगल शक्तिशाली रहे तब तक भारत पर विदेशी हमले नहीं हुए, और हुए तो वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब भारत में मुगलों का राज कमजोर पड़ने लग गया, मुगल कमजोर हो गए, तो ये जो विदेशी देश थे, इन देशों ने भारत से लाभ कमाने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए। उन आक्रमणों को उपनिवेशवादी आक्रमण कहते हैं। तो इस पाठ में हम यही जानेंगे कि पुराने समय हमारे देश भारत पर किन किन देशों ने उपनिवेशवादी आक्रमण किए थे, यानी भारत पर अधिकार करने के लिए किन किन देशों ने आक्रमण किए थे और फिर उनके परिणाम क्या निकले थे, वो समस्त जानकारी इस पाठ में हम जानेंगे। तो अच्छा पाठ है। मुगलों के बाद में भारत की स्थिति कैसी हुई, इसको समझने के लिए ये बात बहुत ही अच्छा है, तो इसको आप जाने। मुगलों तक की जानकारी हम पिछले पाठ में जान चुके थे। पिछले पाठ में हम मुगल आक्रमणों के समय भारत की स्थितियां कैसी थी, भारत के राजा महाराजाओं की स्थितियां कैसी थी, वो सब जाना था। अब इस पाठ में हम मुगलों के बाद में भारत की स्थिति कैसी हुई, भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में कैसे परिवर्तन हुए, वो सब बातें इस पाठ में हम जानेंगे। तो देखते हैं आगे। तो देखो, उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत किसने की थी? उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी पश्चिमी देशों ने। पश्चिमी देश, पश्चिमी देशों ने ही पूरे विश्व में सबसे पहले उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी। पूरे विश्व में सबसे पहले उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी पश्चिमी देशों ने। अब पश्चिमी देश कौन से हैं वो आप देखो। आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में पता है, ये है यूरोप महाद्वीप। ऐसा नहीं है, केवल समझाने के लिए है। देखो, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं
भारत विश्व के मानचित्र में आपको पता है कि यूरोप महाद्वीप पश्चिम दिशा में पड़ता है। विश्व के मानचित्र में यूरोप महाद्वीप पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों को कहते हैं पश्चिमी देश। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वो पश्चिमी देश कहलाते हैं। और इन्हीं यूरोप महाद्वीप के देशों ने सबसे पहले विश्व में उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी। यूरोप महाद्वीप के देशों को पश्चिमी देश बोला जाता है। ध्यान रखना आप, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं इनको पश्चिमी देश बोला जाता है। और इन्हीं पश्चिमी देशों ने पूरे विश्व में सबसे पहले औपनिवेशिक आक्रमणों की शुरुआत या उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी। तो पश्चिमी देशों ने ही क्यों की? तो इसका उत्तर ये होगा कि पुराने समय में, आज के समय तो और भी बहुत सारे देश हैं और भी बहुत सारे महाद्वीप हैं जो काफी शक्तिशाली हो गए, लेकिन जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस समय यानी पुराने समय में पूरी दुनिया में यूरोप महाद्वीप सबसे शक्तिशाली महाद्वीप था। और यूरोप के जो देश थे वो काफी शक्तिशाली देश थे। धन संपदा के मामले में, ज्ञान विज्ञान, इसमें यूरोप महाद्वीप के देश थोड़े अन्य देशों की तुलना में थोड़े आगे थे और थोड़े शक्तिशाली भी थे। तो शक्तिशाली होने की वजह से पश्चिमी देशों ने विश्व के जो अन्य कमजोर देश थे या जिनकी स्थितियां थोड़ी कमजोर थी उन देशों पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करने की शुरुआत की थी। यहीं से पूरे विश्व में उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखना, पूरे विश्व में उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनको पश्चिमी देश बोला जाता है, इन्होंने की थी। अब इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से देश थे? देखो, वैसे तो यूरोप में बहुत सारे देश थे, लेकिन सारे देशों ने प्रयास नहीं किया। कुछ देश थे जो थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे। यूरोप महाद्वीप में भी 4-5 देश थे जो थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन देशों ने ही उपनिवेश बनाने के लिए, उपनिवेश बनाना, यहाँ देखो आप, उपनिवेश बनाने के लिए, उपनिवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम बनाना या अधिकार करना। उपनिवेश, इस शब्द का आप ध्यान रखना, उपनिवेश शब्द का मतलब होता है गुलाम बनाना या अधिकार करना, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिवेश शब्द का मतलब होता है गुलाम बनाना या अधिकार करना। तो यूरोप महाद्वीप के कुछ देश थे जो थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। उन देशों ने विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाने के लिए ज्यादा प्रयास किए थे या ज्यादा कार्य किए थे या ज्यादा आक्रमण किए थे। तो वो प्रमुख देश कौन कौन से थे? तो यूरोप महाद्वीप में भी कुछ देश थे जो थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने उपनिवेश बनाने के लिए आक्रमण किए। तो उनमें से देखो, एक तो था इंग्लैंड था प्रमुख, डेनमार्क, फ्रांस के अलावा पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, ये कुछ देशों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। तो यूरोप महाद्वीप में भी कुछ देश थे जो थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने ही उपनिवेश बनाने के लिए सबसे पहले आक्रमण करना शुरू किया था। तो उन देशों में ये देश प्रमुख थे, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड। ये कुछ देशों के यहाँ नाम लिखे हैं, 4-5-6 देश हैं ये। इन देशों में होड़ मची हुई थी, इन देशों में प्रतियोगिता हो रही थी विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाने के लिए। इन सब देशों में ये होड़ मची हुई थी कि ये विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें उपनिवेश बनाए। तो हर देश ही, इन देशों में से हर देश ही ये सोचता था कि मेरे पास ज्यादा उपनिवेश हो। उपनिवेश मतलब अधिकार वाले देश हों, उपनिवेश का मतलब आप समझ चुके हो। तो इन सब देशों में होड़ मची हुई थी विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाने की। और इसी होड़ के चलते इन देशों ने विश्व के अन्य देशों में आक्रमण किए उनको उपनिवेश बनाने के लिए। यूरोप के देश
हर देश की ही ये सोच बन गई कि मेरे पास ज़्यादा उपनिवेश हों, इसलिए यूरोप के देश, दुनिया के जो अन्य देश थे जिनकी स्थितियाँ कमज़ोर थी, उन देशों पर आक्रमण किए और उनको अपना उपनिवेश बनाने के लिए प्रयास किए। तो यही सब बातें इस पाठ में हम जानेंगे। तो देखो, ये सब देश थे जिनको पश्चिमी देश कहा जाता है। इन्हीं देशों ने अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, 18वीं सदी बोल दो या शताब्दी बोल दो, सदी में औपनिवेशिक देखो, औपनिवेशिक बोल दो या उपनिवेशवादी बोल दो, एक ही बात होती है। औपनिवेशिक बोल दो या उपनिवेशवादी बोल दो, एक ही बात होती है। औपनिवेशिक आक्रमण किए थे। तो देखो, पश्चिमी देशों ने ये बात आप जान चुके हो कि औपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत किसने की थी? पश्चिमी देशों ने की थी। पश्चिमी देश जो थे वो इन देशों में ज्यादा कंपटीशन मचा हुआ था, इन देशों में ज्यादा होड़ मची हुई थी विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाने की। तो इन देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, आर्थिक हित का मतलब आप जानते हो, अपने धन की बढ़ोतरी के लिए या अपने धन को बढ़ाने के लिए, इन देशों ने दूसरे देशों को उपनिवेश क्यों बनाया? इन देशों ने दूसरे देशों को उपनिवेश क्यों बनाया? तो इसका सीधा सा उत्तर है आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए। ये देश ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहते थे, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, अपने धन की स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो यानी अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए ही इन देशों ने 16वीं से लेकर 18वीं सदी, समय कौन सा था? 16वीं से लेकर 18वीं सदी का बीच का समय, 16वीं सदी हो गई, 18वीं सदी हो गई, इसके जो बीच का समय है, इस समय में औपनिवेशिक आक्रमण ज्यादा हुए थे। तो इन सब देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए ही 16वीं से लेकर 18वीं सदी में औपनिवेशिक आक्रमण किए थे। तो ये आप ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम इसमें। औपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत किसने की थी, क्यों की थी, कब की थी, ये आपको पता चल गया है। आगे देखते हैं, औपनिवेशवादी आक्रमण किन क्षेत्रों में ज्यादा हुए थे, वो क्षेत्र देखते हैं अपन। किन देशों ने की और क्यों की और कब की, शुरुआत कब हुई। कंप्लीट जानकारियां तो हम आगे जानेंगे, अब केवल हम शुरुआत जान रहे हैं। जो मुख्य मोटी मोटी बात है वो अभी हम जान रहे हैं, डिटेल से जानकारी अभी आगे जान लेंगे अपन। तो किन देशों ने की थी और क्यों की थी और कब की थी, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि पश्चिमी देशों ने उपनिवेश बनाने के लिए जो आक्रमण किए, वो आक्रमण विश्व के किन क्षेत्रों में ज्यादा हुए थे। तो अब हम क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ पर 2 महाद्वीपों के नाम सबसे प्रमुख आते हैं। तो देखो, इन सब देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, अपने धन की बढ़ोतरी करने के लिए, दूसरे देशों को गुलाम बनाना है, उन पर अधिकार करने के लिए उपनिवेशवादी आक्रमण किए 16वीं से 18वीं सदी के मध्य में। अब इन्होंने किन क्षेत्रों की तरफ आक्रमण किए? तो इन देशों ने उन क्षेत्रों या उन देशों पर आक्रमण किए थे जिनकी स्थितियां कमजोर थी, जिनकी राजनीतिक स्थितियां कमजोर थी, उन देशों की तरफ या उन क्षेत्रों की तरफ इन्होंने आक्रमण किए थे। तो इनमें प्रमुख क्षेत्र कौन से आते हैं? देखो, इनमें प्रमुख, यहाँ जो चित्र बना रहा हूँ या मानचित्र बना रहा हूँ वो केवल समझाने के लिए बनाया जा रहा है, असलियत में वो ऐसे नहीं है। तो आप यहाँ ये नहीं सोचें कि यूरोप ऐसा थोड़ी है, अफ्रीका ऐसा थोड़ी है, वो मुझे भी पता है ऐसा नहीं है।
केवल समझाने के लिए आपके सामने एक कच्चा सा मानचित्र बन रहा है जो बिना पैमाने पर आधारित है, यानी जो बिल्कुल भी सही नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो देखो, उपनिवेशवादी आक्रमण मुख्य रूप से एक तो अफ्रीका महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। क्षेत्रों के बारे में हम जान रहे हैं। यूरोप महाद्वीप के देशों ने उपनिवेशवादी आक्रमणों की शुरुआत की थी। 16वीं से 18वीं सदी के मध्य विश्व में औपनिवेशिक आक्रमण ज्यादा हुए थे और ये आक्रमण मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में हुए वो क्षेत्र थे पूर्वी क्षेत्र। ये पश्चिमी क्षेत्र थे, ये पूर्वी क्षेत्र थे। तो पूर्वी क्षेत्रों के जो देश थे उन देशों पर उपनिवेशवादी आक्रमण ज्यादा हुए थे। तो उनमें यदि हम बात करें तो पूर्व की तरफ अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, एक तो अफ्रीका महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के देश और एशिया महाद्वीप के देश, इन देशों पर उपनिवेशवादी आक्रमण ज्यादा हुए थे। जब उपनिवेशवादी आक्रमण हुए तो वैसे तो उपनिवेशवादी आक्रमण विश्व के सारे ही देशों में हुए थे, इन्होंने किए थे। उपनिवेशवादी आक्रमण इन्होंने किए थे और विश्व के लगभग सारे ही देशों में हुए थे। सारे देशों में मतलब उन देशों में जिनकी राजनीतिक स्थितियां कमजोर थी। सारे देशों में शक्तिशाली देश थे, कुछ शक्तिशाली देशों पर उपनिवेशिक आक्रमण नहीं हुए क्योंकि वो शक्तिशाली थे। उन पर यदि आक्रमण करते तो ये असफल ही होते। तो शक्तिशाली देशों पर तो नहीं हुए, लेकिन जिन देशों की राजनीतिक स्थितियां कमजोर थी, यानी जिन देशों के शासक ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे या जिनमें एकता नहीं थी, यानी जिनके राजनीतिक स्थितियां कमजोर थी, उन देशों पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे। तो उपनिवेशवादी आक्रमण मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इन महाद्वीपों के देशों पर ज्यादा हुए थे। अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। इन महाद्वीपों के जो देश थे उन देशों की राजनीतिक स्थिति उस समय पर कमजोर थी। पुराने समय तो बढ़िया थी, लेकिन जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं 16वीं 18वीं सदी के बीच का समय, 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी है, उसके बीच का जो समय है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो उस समय अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी राजनीतिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, जिनमें एकता का अभाव था, या इन देशों के जो राजा महाराजा थे वो कमजोर थे, आपस में लड़ते थे, यानी इस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां थी। तो इन कमजोर राजनीतियों का फायदा इन देशों ने उठाया और इन देशों ने यहाँ के देशों पर आक्रमण किए, इनको गुलाम बनाने के लिए, इन पर अधिकार करने के लिए। उनको ही कहते हैं उपनिवेशवादी आक्रमण। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र भी पता चल गया है कि उपनिवेशवादी आक्रमण किन क्षेत्रों में ज्यादा हुए थे। तो एक तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देशों में। अब इस एशिया महाद्वीप में ही, इस एशिया महाद्वीप में अपना देश भारत भी पड़ता है। एशिया महाद्वीप में ही भारत भी पड़ता है। तो उस समय भारत पर भी उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे और इस पाठ में हम विश्व के जैसे अफ्रीका महाद्वीप के भी बहुत सारे देश थे जिन पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे। एशिया में भी भारत के अलावा और भी देश थे जिन पर उपनिवेशवादी आक्रमण हुए थे। तो उन सब देशों के बारे में हम नहीं जानेंगे कि चीन पर कब हुए, दक्षिण अफ्रीका पर कब हुए, किसने किए, वो नहीं जानेंगे। हम केवल अपने भारत देश की ही कंप्लीट जानकारी इस पाठ में जानेंगे, लेकिन समझाने के लिए सब चीजें आपको बताई जा रही है। तो अपना भारत देश एशिया महाद्वीप में पड़ता था और 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का जो समय था वो समय भारत की राजनीतिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं था। उस समय तक भारत में मुगल वंश कमजोर पड़ चुका था। 16वीं शताब्दी से पहले की यदि हम बात करें तो उस समय मुगल वंश काफी शक्तिशाली था।
यानी मुगलों में अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य भारत में काफी शक्तिशाली था। तो औरंगजेब तक तो कोई भी बाहरी देश भारत में आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य काफी शक्तिशाली था। अब मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, इसलिए कोई भी बाहरी देश भारत की तरफ नहीं आ पाया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया, मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई। अब मुगलों की शक्ति कमजोर हुई तो भारत में एकता कम हो गई। भारत के जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे से लड़ने लग गए, यानी भारत में एकता की कमी आ गई। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद में या मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद में भारत की राजनीतिक स्थितियां काफी कमजोर हो गई। भारत के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ने लग गए, भारत में एकता की कमी हो गई। अब इस कमजोर राजनीति का फायदा बाद में इन देशों ने उठाया और ये देश बारी बारी से भारत पर आक्रमण करते रहे और भारत को अपने अधिकार में लाने के लिए प्रयास करते रहे। तो इन सब देशों द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुए, जो भारत को गुलाम बनाने के लिए प्रयास हुए, वो समस्त जानकारी हम पाठ में आगे जान लेंगे। तो यहाँ अभी आप ये ध्यान रखें कि पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य औपनिवेशिक आक्रमणों की शुरुआत की थी। किन देशों ने की थी और किन क्षेत्रों में की थी? तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जो देश थे, इनकी राजनीतिक स्थितियां उस समय कमजोर थी और इन कमजोर राजनीतिक स्थितियों का फायदा उठाकर ही इन देशों ने इन पर आक्रमण किए और यहाँ के देशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये चीज अपनी कंप्लीट है। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे देश ऐसे थे, अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर थी और उनका फायदा उठाकर ये सब देश बारी बारी से आए और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एक बार अधिकार होने के बाद में, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं, तो जैसे मान लो इस देश पर इंग्लैंड, इस देश को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब आप जानते हो, गुलाम बनाना या अधिकार करना। तो जैसे मान लो अफ्रीका में ये देश है, इस देश को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना लिया, इस देश को फ्रांस ने अपना उपनिवेश बना लिया, इसको डेनमार्क ने अपना उपनिवेश बना लिया, इसको पुर्तगाल ने अपना उपनिवेश बना लिया। इस प्रकार की स्थितियां हो गई। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो देश थे उन देशों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जो पश्चिमी देश थे उन्होंने आक्रमण किए और उन पर अपने अधिकार स्थापित कर लिए, यानी उन ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। अब उपनिवेश स्थापित होने के बाद पश्चिमी देशों ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर उपनिवेश स्थापित कर लिया, इन पर अधिकार कर लिया। अधिकार होने के बाद में इन देशों ने यहाँ के देशों से अधिक धन कमाने के लिए यहाँ के लोगों पर अत्याचार ये सब करना भी शुरू किया। अब देखो, इन देशों के जो निवासी थे वो तो यहीं के थे, लेकिन इन देशों पर अधिकार किनका हो गया था? बाहर के देशों का। अब ये सब तो बाहर के थे और यहाँ के मूल निवासी थे, तो इन देशों ने इन देशों पर अधिकार क्यों किया था? धन बढ़ाने के लिए, अपने धन को ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए, अपने धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए ही तो इन पर अधिकार किया था। तो अधिकार होने के बाद में इन देशों ने यहाँ के लोगों पर खूब अत्याचार किए, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्ति करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अत्याचार पश्चिमी देशों ने यहाँ के निवासियों पर किए। अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों पर पश्चिमी देशों ने अमानवीय व्यवहार किए, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब प्रकार के और अत्याचारपूर्ण या शोषण वाले व्यवहार पश्चिमी देशों ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर किए थे। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में पश्चिमी देशों ने रंगभेद की नीति भी अपनाई थी। रंगभेद की नीति का मतलब ये होता है
कि अफ्रीका महाद्वीप के जो मूल निवासी थे उनका रंग काला था, और ये जो बाहर से लोग आए थे यानी ये पश्चिमी देशों के जो लोग आए थे उनका रंग गोरा होता था। तो यहाँ पर श्वेत और अश्वेत, गोरों के लिए श्वेत और कालों के लिए अश्वेत, श्वेत और अश्वेत की नीति अपनाई गई, जिसको रंगभेद की नीति कहते हैं। यानी पश्चिमी देशों के जो निवासी थे वो श्वेत थे, जो अफ्रीका महाद्वीप के जो अश्वेत लोग थे उनके साथ गलत व्यवहार करते थे रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर भी यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था पश्चिमी देशों के लोगों द्वारा। इन देशों ने यहाँ अधिकार किया, अधिकार होते ही सारा पावर इनके पास आ गया। इन देशों में सरकार इन देशों की बन गई। तो इन देशों में सरकार पश्चिमी देशों की चलती थी। तो जिस भी देश पर जिस पश्चिमी देश का अधिकार होता था वो वहाँ के लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए अत्याचार करता था, रंगभेद की नीति अपनाता था। कोई भी व्यक्ति काला रंग का है तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। और उपनिवेशवादी समय में अफ्रीका महाद्वीप के देशों में एक बहुत बुरी प्रथा भी थी उस समय में। इस प्रथा का नाम था दास प्रथा। दास प्रथा अफ्रीका महाद्वीप के देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में उस समय एक प्रथा थी जिस प्रथा का नाम था दास प्रथा। ये प्रथा बहुत ही खराब प्रकार की प्रथा थी जो अफ्रीका के निवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वाली प्रथा थी। अफ्रीका महाद्वीप के जो लोग थे उन लोगों के लिए ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा अत्याचार वाली और शोषण वाली थी। ये प्रथा इन पश्चिमी देशों ने ही यहाँ आकर चलाई थी। पश्चिमी देशों ने अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर अधिकार कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए इन्होंने अत्याचार किया। अत्याचारों में इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रथा चलाई जिस प्रथा का नाम है दास प्रथा। इसको आप दास प्रथा भी बोल सकते हो या गुलाम प्रथा भी बोल सकते हो। दास प्रथा या गुलाम प्रथा का प्रचलन कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप के देशों में, और ये प्रथा पश्चिमी देशों द्वारा यहाँ पर लागू की गई थी। इस प्रथा में क्या होता था? इस प्रथा में अफ्रीका महाद्वीप के जो निवासी थे, जो मूल निवासी थे, उनको दास बनाया जाता था और फिर उन दासों का व्यापार किया जाता था। पश्चिमी देश क्या करते थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे इन मूल निवासियों को दास बना लेते थे। अब दास किनको बनाया जाता था? जिसकी भी उम्र 15-16 साल हो जाती थी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी भी उम्र 15-16 साल तक हो जाती थी उसको दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। और फिर गुलाम बनाने के बाद में उनका दूसरे देशों में व्यापार किया जाता था, काम करने के लिए उनको दूसरे देशों में भेजा जाता था। इसको कहते थे दास प्रथा। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो दास प्रथा थी उसमें यही होता था कि पश्चिमी देश यहाँ के लोगों को दास बनाते थे और फिर उनका दूसरे देशों में व्यापार करते थे। पैसों में उनको दूसरे देशों में भेजा जाता था दास बना के। जैसे यहाँ के व्यक्तियों को दास बना लिया और इन देशों के जो व्यापारी थे वो व्यापारी इन दासों को दूसरे देशों में भेज देते थे। तो दूसरे देशों में मुख्य रूप से किस देश में भेजा जाता था? अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था, यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था। तो यहाँ पर इन महाद्वीपों में भी इन देशों ने अपने उपनिवेश बनाए हुए थे। तो यहाँ पर बड़े बड़े खेत थे, खनिजों की खानें थी, चाय के बागान थे, बहुत सारे खेत थे, बड़ी बड़ी खानें थी खनिजों की और चाय के बागान थे। तो उन सब में काम करने के लिए इन दासों का व्यापार अफ्रीका से किया जाता था। अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको दास बनाकर उनका व्यापार इन देशों में किया जाता था, यानी इनको यहाँ से इन देशों में भेजा जाता था काम करने के लिए। तो बहुत सारे दास तो काम करते करते वहीं मर जाते थे, कुछ एक ही लौट पाते थे जिनकी भी स्थिति बहुत कम थी। यानी एक समय का भोजन देकर ही अब इनको काम करवाया जाता था। तो काम के मतलब इनको काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे इन दासों को। इन दासों को यहाँ भेज देते थे, इनसे सारे दिन काम करवाते थे और उसके बदले भी इनको पैसे नहीं मिलते थे, केवल एक समय का भोजन इनको मिलता था। तो
तो इस प्रकार से शोषण ये लोग कर रहे थे। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए केवल यहाँ के लोगों को एक समय का भोजन के बदले इनको काम करने के लिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। ये थी दास प्रथा, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ही खराब प्रकार की प्रथा थी, जो पश्चिमी देशों द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी। अब ऐसी स्थितियाँ अपने भारत में भी हुई। भारत में भी उस समय में भारत की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी, राजनीतिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो भारत की कमज़ोर राजनीति का फायदा उठाकर यहाँ के निवासी भारत की तरफ आए और इन्होंने पश्चिमी देशों ने भारत को उपनिवेश बनाने के लिए समय समय पर भारत पर आक्रमण किए। अब उन आक्रमणों में कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, तो वो सब जानकारी भी हम आगे देख लेंगे। तो भारत पर औपनिवेशिक आक्रमणों से संबंधित कंप्लीट जानकारी हम अब अपने जो आगे की क्लास होगी उसमें जानेंगे। यहाँ तक की जानकारी को आप ध्यान रखना और इसमें जो बातें आपको बताई गई है उसको आप ध्यान रखना। आगे हम जानकारी को कंप्लीट से जानेंगे, तो उसको जानने के लिए नॉर्मल जानकारी जरूरी थी।